मनोज इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत था और गर्मी की छुट्टी में वो अपने ससुराल आया हुआ था। छुट्टी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। वह अपनी पत्नी राशि से बोला, राशि, पूरी छुट्टियां तो यहीं बिता दी तुम्हारे साथ, सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी बची है। सोच रहा हूँ भालपुर भी हो ही आता हूँ, थोड़ा गांव घर से भी मिल लूंगा और लगे हाथ भैया भाभी से भी बात हो जाएगी। क्योंकि खामखा वो क्या सोच रहे होंगे कि जनाब अब ससुराल वालों के ही होके रह गए हैं, घर वालों की तो फिक्र ही नहीं है। तभी राशि ने बोला, ठीक है ठीक है, आपके साथ मैं भी चलूंगी, लगे हाथ भैया भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। राशि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले जाने दो, अगली बार की छुट्टी में गाँव चलेंगे और पूरी छुट्टी वहीं बिताएंगे। अरे बेटा, जब इसका मन है तो लेते जाओ ना इसे भी ससुराल, लगे हाथ पूरे परिवार से भी मिल लेगी ये। और वैसे भी बेटा 2 बरस हो गए हैं ऐसे मिले हुए, ना जाने ससुराल वाले भी क्या सोचेंगे। अरे अम्मा समझा करो, ले जाओ फिर ले आओ, इस बार सच में समय नहीं है, अगली छुट्टी में साथ ले जाऊंगा। और वैसे भी वहां से तो स्टेशन भी पास है। राशि ने पूछा, कब की गाड़ी है आपकी?" तभी उसने बताया, राशि, रात 8 बजे की ट्रेन है, मेरा सामान वगैरह बांध दो, मैं 7 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है? तभी राशि ने बोला, अरे अरे, सब तैयार कर दी हूँ। ये सुनते ही मनोज ने खुशी खुशी अपना बैग उठाया और निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। अंधेरा हो चला था, लोकल एरिया था, एक कच्ची सड़क स्टेशन के लिए गई हुई थी। आगे आगे मनोज चल रहा था, आर्मी बूट की आवाज आ रही थी और उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक काला कुत्ता जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी अपनी जीभ लबलबाता चल रहा था। मगर कुत्ता आम कुत्तों से बिल्कुल अलग था, उसकी कद काठी और कुत्तों से बिल्कुल अलग थी। मनोज ने इतना लंबा और बड़ा कुत्ता आज तक कभी नहीं देखा था। कभी वह पीछे मुड़कर कुत्ते को देखता तो कभी सुनसान रास्ते को। तभी उसका मोबाइल बज उठा, राशि का फोन था। उसने रिसीव किया। हाँ बोलो। अरे कहिए जनाब, स्टेशन पहुंचे या नहीं? अरे राशि, बस पहुंचने ही वाला हूँ, 10 कदम दूर हूँ। ठीक है, भालपुर पहुंचते ही फोन करना। जी जी जी। जितनी देर तक राशि और मनोज में बातें हुई थी, उतनी देर में वह अजीब सा दिखने वाला कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। खैर, पैसेंजर ट्रेन की खबर होने लगी थी। मनोज स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया। तभी वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई और मनोज दौड़ते हुए एक डिब्बे की खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन कुछ लेट थी, लगभग रात के 9 बजने को थे। ट्रेन खुली, 2 घंटे का सफर था, जिसके बाद भालपुर आने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था और इलाका इलाका पहाड़ी था। मनोज सोचा, एक बार प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर देखूं, शायद कोई साधन मिल जाए। वह बाहर आया तो देखा एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसके साए में एक बैलगाड़ी खड़ी है। वह उधर को भी बड़ा ही था कि तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे भी चलना है जी। मनोज पीछे मुड़ा तो काटो तो खून नहीं, पीछे जो औरत चल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि राशि थी। मनोज बिगड़ पड़ा, तो तुम मानी नहीं? हाँ, आई गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कर दीजिए, ये कहने पर भी कि मुझे भी ले चलो भालपुर, तो आप तैयार ही नहीं हुए, इसलिए मैं खुद ही चली आई। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी से आओ, इस बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद हमें गांव तक छोड़ दे। दोनों जब बैलगाड़ी वाले के पास पहुंचे, तभी न जाने क्या हुआ, गाड़ी में नधे बैल एकदम से भड़क उठे। गाड़ीवान जाग गया
और बोला, अरे कौन हो भाई? जी हम परदेसी हैं भाई, हमें बालपुर जाना है। अरे भैया इतनी रात को हम कहीं नहीं जाते, मगर परदेसी हो तो चलना ही पड़ेगा। आओ सरकार बैठ जाओ, अब पहुंचा ही दें तुमको तुम्हारा बालपुर। राशि और मनोज बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी वाला एक बड़ा ही सुरीला भोजपुरी गीत गा उठा। गीत सुनने के बाद अचानक मनोज ने कहा, वाह भाई वाह, क्या गाते हो, क्या नाम है तुम्हारा भाई? उसने बताया, जी मेरा नाम बासुरी यादव है और ये रहा आपका गांव बालपुर। अच्छा बासुरी, गाड़ी उस खपरेल वाले मकान के पास रोक लो। आ गया हमारा घर। हाँ जी हाँ जी, बस 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 यहीं, मनोज ने कहा। बैलगाड़ी खपरेल वाले मकान के पास बांसुरी ने रोक दी। मनोज और राशि अपना सामान लेकर उतरे। मनोज ने बैलगाड़ी वाले को 100 रुपए के नोट थमाए। वह खुशी खुशी पैसा थामा और चल पड़ा। मनोज ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? तभी बाहर से आवाज आई, अरे प्रमोद भैया मैं हूं, काली। दरअसल मनोज का घर में नाम काली था। इसी के बाद दरवाजा खुला। राशि मनोज इन दोनों को साथ में देखकर प्रमोद और आरती बहुत खुश हुए। प्रमोद मनोज को गले लगा लिया और आरती राशि को। अरे चलो मनोज बबुआ, हाथ मुंह धो लो, और राशि तुम भी। भाभी मैं नहाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोनिया वाले घर में जाओ, वहां नांद भरा पानी है, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। जी जी जी, राशि ने कहा और राशि कोनिया घर के दरवाजे बंद की। पर यह क्या, वह राशि कहाँ थी? वह तो एक खूनी रिश्ता यानी खौफनाक नारी कंकाल था, जिसकी सुर्गलाग आंखों से खून टपक रहा था। बांसुरी ने बैलगाड़ी हाँकते हुए अभी आधा सफर ही तय करा था कि तभी उसकी बैलगाड़ी के सामने से अचानक एक ठंडी हवा सी गुजरी, और वो इतनी ठंडी थी कि उसकी बैलगाड़ी के आगे से छमछम पायल बजती एक खूबसूरत युवती रास्ता काटी और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बैलगाड़ी लेकर जब जब बांसुरी उसके करीब पहुंचा तो उसे अवाक सा देखता रह गया और बोला, सरकार आप? हाँ बांसुरी, मैं कब से तुम्हारे पीछे भागती आ रही हूँ और तुम हो कि अपनी धुन में मगन। नीचे उतरो, जरा सुनो ना। बांसुरी अपना सुध खो बैठा उस माया के आगे। बैलगाड़ी से उतरा, गाड़ी में नदे बैल उसके उतरते ही बैलगाड़ी लिए पूरी ताकत लगाए भाग खड़े हुए। मेरे बैल भड़क उठे हैं सरकार, मैं चला। अभी वह चलता कि युवती के लंबे नाखूनों वाले पंजे उसके हलक के पार हो गए। एक दर्द भरी चीख बांसुरी के कंठ से निकली और उस काई रात के सन्नाटे में वो कहीं गुम हो गई। युवती बांसुरी के गर्म खून पीने लगी थी। उधर कोनिया वाले घर से नहाकर अभी राशि नहीं लौटी तो आरती भाभी उसे बुलाने जा रही थी कि दरवाजा खुला और राशि मुस्कुराते अपने बालों को तौलिए से सुखाती बाहर आई। आरती उसे खाना लाई और बोली, राशि खाना खा लो, मैं जा रही हूं सोने। और हाँ, तुम्हारा कमरा खोल दिया है, अपने कमरे में सोना। जी जी जी। मनोज रोज उस मायावी चुड़ैल के साथ हमबिस्तर होने लगा। उसकी दशा दिशा खराब होने लगी। उसका जिस्म चुड़ैल के प्रभाव में आने से पीला पड़ने लगा था, जैसे शरीर का पूरा रक्त किसी ने चूस लिया हो। आज अमावस थी और शायद मनोज की जिंदगी गुम कर देने वाली काली रात। आज 5वां दिन था। राशि परेशान थी और गुस्से में भी, क्योंकि इन 5 दिनों में मनोज राशि से एक भी बात नहीं किया था। अभी वह उधेड़बुन में ही थी कि तभी दरवाजे पर एक साधु आया। अलख निरंजन माता, इस योगी की झोली में कुछ डाल दे। राशि चावल, दाल,
और आलू ले आई और योगी की झोली में डालने लगी थी कि तभी योगी ने बोला, पीछे हट, जय गोरखनाथ। ठहर जा, अनिष्ट, घोर अनिष्ट। मैं जो तेरी बर्बादी देख रहा हूं बेटी, उसमें बहुत कम समय शेष रह गया है। तेरा पति तेरे ही जैसे रूप के एक छलावे में फंसकर उस चुड़ैल का दास बन गया है। बाबा, ये सब कब हुआ और कैसे? राशि ने पूछा। जिस दिन तेरा पति अपने गांव के लिए तेरे घर से विदा हुआ था, उस दिन, उस काली रात में वह चुड़ैल काले कुत्ते का रूप धारण करके तेरे पति को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। अब जाने दे ये सब। आज अमावस है, आज वह चुड़ैल उसे मार डालेगी। चल, अपने पति को सलामत देखना चाहती है तो चल। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। उधर प्रमोद और आरती विचार विमर्श करते हैं। वो सोच रहे थे कि शायद मनोज को पीलिया हो गया है, इसलिए उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तभी बाहर एक मारुति वैन रुकती है। रात के 11 बज रहे हैं। वैन से वह साधु, राशि और उसकी माँ उतरते हैं। साधु अभिमंत्रित कवच की माला तैयार कर चुका है। तीनों मनोज के घर के बाहर की दीवार पर एकटुक खड़े हो जाते हैं। उधर मनोज को राशि, जो कि उस टाइम चुड़ैल के रूप में थी, वो बाहर आने की कोशिश करती है और उनका रास्ता प्रमोद और आरती रोकते हैं। अरे, इतनी रात को कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। मगर वे नहीं रुकते और दरवाज़ा खोलकर जो ही बाहर आते हैं, पहले से तैयार साधु बोलता है, अलग निरंजन, और माला मनोज के गले में डाल देता है। मनोज तकली के समान चक्कर खाता वहीं गिर पड़ता है और चुड़ैल का रूप लिए हुए राशि उसी वक्त खत्म हो जाती है और खौफनाक चुड़ैल अपनी असली अवस्था में आकर साधु की तरफ बढ़ती है। और तभी साधु अपनी मुट्ठी की राख से जय गोरखनाथ कहकर चुड़ैल पर फेंक देता है और चुड़ैल का जिस्म धू धू करता हुआ जल उठता है। एक पिशाची आर्तनाद चीख उस भयानक रात को चीर कर रख देती है। मनोज राशि राशि पुकारता होश में आता है। राशि दौड़कर उसे गले लगाती हुई उससे कहती है, आपको क्या मालूम वो 5 दिन हम कैसे कैसे कुड़ कर, ना कोई संदेश, ना कोई हालचाल, बिना किसी तकल्लुफ के बिताए हैं। तभी मनोज ने बताया, मैं छल गया राशि, मैं छल गया। आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। वहां खड़े सबकी आंखें भर आई थी। आज भी जब मैं उस दिन को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। हम सब आंखों में आंसू भरे किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर ने आकर कहा कि हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी नियति है तेरी? कैसे कोई माँ या बच्चे में से किसी एक को चुन सकता है? मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। ओटी के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, कोई बुरी बात है क्या? बहुत देर से देख रही हूँ तुम सब परेशान हो। मेरा मन ईश्वर के अलावा इस समय किसी को ना सुनना चाहता था और ना देखना चाहता था, पर ना जाने क्यों मेरे अंदर कौन सी भली आत्मा ने मुझे दबाव डाला जो मैंने उन्हें भाभी और बच्चे की पूरी बात बता दी। उन्होंने मुझे ढांढस देते हुए कहा, बेटी, ऊपर वाला दुख देता है तो दुख को दूर भी करता है। एक हमारे गुरुजी हैं, क्यों ना तुम एक बार उनसे बात करो। डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैंने भी वही करा। मैंने तुरंत नंबर लिया और उनके बताए हुए गुरुजी को फ़ोन लगाया। लगभग 2 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर किसी का टोटका किया हुआ है। पहले तो एक सिक्का लेकर और भाभी के सिर से पैर तक 3 बार उतार कर किसी कुएं में डालना होगा, और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है।
मैं खुद इन सब में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने इकलौते भाई के चेहरे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी ऑपरेशन थिएटर में गई और भाभी के ऊपर से 3 बार सिक्के को वार करके निकाल दिया और साथ ही साथ डॉक्टर को बोल दिया कि वो माँ को बचा लो। हॉस्पिटल परिसर में ही एक कुआं था जिसे अब ढक कर रखा जाता था। कहा जाता है कि उसमें कई मरीजों ने अपनी जान भी दी है और अब वहां मरीजों का जाना मना था। मैं गार्ड से गिड़गिड़ाई और उसे अपनी परेशानी बताई, तब जाकर उसने मुझे वहां तक जाने दिया। जल्दी से सिक्का मैंने उसमें डाल दिया और मैं भाई के पास दौड़ दौड़ के पहुंची, पर एकदम से गम खुशी में बदल चुका था। भाभी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था और वो भी ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, संकट अभी टला नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने उसे रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। भैया और माँ बच्चे के साथ रांची निकल गए और मैं और पापा भाभी के पास थे। हमारी तो हालत ख़राब थी। तब तक भाभी के घर वाले भी आ चुके थे। दरअसल उन्हें भी इस प्रीमेच्योर डिलीवरी की खबर दे दी गई थी। भाभी की माँ के साथ उनकी चाची भी आई थी। उनकी माँ से ज़्यादा परेशान दिख रही थी वो। मैं घर आई और गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने जो बताया उसे सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी के कमरे में एक आईना है। मैंने कहा हाँ है। ये वही आईना था जो उन्हें उनकी शादी में मिला था। बड़ा ही खूबसूरत आईना था वो। आप घबराइए नहीं, बस भाभी के किसी कपड़े से उस आईने को ढक दीजिए और 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने ऐसा ही किया और 10 मिनट बाद उन्हें वापस फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा हटाने के बाद जिसका चेहरा सबसे पहले दिखे मुझे बताइएगा। अगर आप पहचानती होंगी तो ठीक, नहीं पहचानती होंगी तो ठीक, बस होलिया बता दिएगा। मैं डरते डरते भाभी के कमरे में गई और जैसे ही कपड़ा हटाया उसमें मुझे भाभी की चाची का चेहरा दिखाई दिया। मैंने भ्रम समझकर फिर देखा और बार बार देखा, पर वही था। मैंने गुरुजी को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजते ही इस आईने को तोड़ दीजिएगा और मिट्टी के नीचे गड्ढे में भाभी के किसी कपड़े के साथ गाड़ दीजिएगा। और जब बच्चा हॉस्पिटल से लौटे तो माँ की गोद से पहले उनकी चाची की गोद में डालिएगा और उन्हें कहिएगा कि बच्चे की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दें। हमने ऐसा ही किया। उनकी चाची बच्चे को गोद में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। हम सब डर गए, अब क्या हो गया? और रोते रोते उन्होंने बताया, जो बहुत हैरान कर देने वाला था, और उन्होंने सारी बातें खुद ही बताई थी। भाभी की चाची को कोई संतान नहीं थी और भाभी की माँ उनसे छोटी थी और शादी के बाद उनकी 3 संतान हुई और उनकी चाची के हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ ताना। बोझ है, कुल को वारिस नहीं दे सकती। सुबह उठकर इसका मुंह देखना पाप है और ना जाने कितनी बातें जिन्होंने उनके दिल को पत्थर बना दिया और अपनी देवरानी के बच्चे उन्हें फूटी आंख ना बहाने लगे। उनके टोटकों की वजह से भाभी की एक छोटी बहन तो 6 साल की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गई थी और उनके भाई को उनके ननिहाल में ज़्यादा रखा जाने लगा क्योंकि यहाँ आते ही वो बीमार पड़ जाता था और कई बार तो लगा कि उसकी जान चली जाएगी। पर वो दर्द भाभी की माँ को देना चाहती थी, जिससे उन्हें अपनी बेटी के माँ नहीं बन पाने का दर्द जिंदगी भर खले। और उन्होंने वो आईना बनवाया और टोटका कर दिया, जिससे उनकी संतान पर आफत आई। भाभी को अक्सर उस आईने से बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, पर इससे उन्होंने अपने आने वाले बच्चे की आवाज़ समझी। पर गनीमत रही भगवान के रूप में उस बुजुर्ग महिला की, जो मुझे सही समय पर मिल गई, जिन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को तबाह होने से बचा लिया।
कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि ताना देना, बुराई करना किसी पर क्या असर डालेगा। माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है और हर औरत माँ बनकर पूरी हो जाती है। पर अगर वो माँ नहीं बन पाती तो कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ उसे जिम्मेदार समझना उसके दिल को तोड़ देता है। आज हमारा परिवार भरा पूरा है। भाभी के 2 बच्चे हैं और उनकी चाची उन पर जान छिड़कती है। काली रात का वक्त था। ट्रेन में भीड़ भी कम थी। श्वेता अपने पति और दोनों बच्चों के साथ नए साल पर अपने ससुराल से मायके जा रही थी। उसके दोनों बच्चे उछल कूद मचाते मचाते थक कर सो गए थे। 5 साल का मोहित पापा के पास था और 3 साल की खुशी श्वेता के साथ नीचे की साइड लोअर बर्थ पर थी। अक्सर ही ट्रेन में श्वेता को नींद नहीं के बराबर आती थी। अभी भी कई घंटों से वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आंख बंद किए किए ही श्वेता सोचने लगी, वो तो अपने घर पर जा रही है, पर कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी घर नहीं जा पाते। कई लोग ट्रेन हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुद भी अपनी जान दे देते हैं। हो, कितनी भयानक होती होगी ये मौत, ऐसी मौत। और सबसे बड़ी बात, ऐसे हादसों में मौत। ये सब सोचती हुई श्वेता मन ही मन सिर उठी। उसका जो मन था वो पूरा डर से भर चुका था। तभी अचानक जोर की आवाज से ट्रेन रुक गई और एक झटका सा श्वेता को लगा। उसने आंखें खोलकर मोबाइल में समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसे एक अनजाना से डर महसूस हुआ, जैसे सारा शरीर झंझना उठा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने आप को ही डांटने लगी, मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूं। यह सोचकर उसने फिर से सोने की एक असफल कोशिश करी। तभी उसे लगा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक 30 से 40 साल की औरत उसके पैरों के पास खड़ी थी। वो चेहरे मोहरे से तो अच्छे घर की लग रही थी। श्वेता को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। अभी तो ये यहाँ नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई। फिर उसे याद आया, शायद अभी जहाँ ट्रेन रुकी थी वहीं ये चढ़ी हो और इसके पास टिकट ना हो, इसलिए खड़ी है। काफ़ी देर तक वो खड़ी रही और आसपास तो कभी श्वेता को देखती रही। तब श्वेता ने कहा, बैठ जाइए अगर बैठना चाहती हैं तो। ये कहकर उसने अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से सोइए, मुझे आदत है खड़े रहने की। ये कहकर वो मुस्कुराई। ओह, आप कहाँ जा रही हैं? श्वेता ने पूछा। अभी तो मैं मुंबई जा रही हूँ, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। अच्छा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। और वो औरत वहीं बैठी और बोली, ज़्यादातर मैं खड़ी खड़ी सफ़र करती हूँ, जब तक कोई खुद ना बुलाए मैं किसी की सीट पर नहीं बैठती। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, पर पता नहीं मेरे बच्चे। ये कहती हुई वो रुक गई। तभी ऊपर से श्वेता के पति योगेश ने आवाज़ दी, श्वेता श्वेता स्टेशन आने वाला है, जाग जाओ जल्दी। मैं तो कब से जागी हूँ, श्वेता ने कहा और उस औरत की तरफ मुड़कर बोली, मेरे पति हैं ऊपर और मेरा बेटा ये मोहित। अब मेरे भी, उस औरत ने धीरे से कहा। नीचे आकर योगेश ने मोहित को गोद में लिया और सामान उठाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। श्वेता बोली, आप नहीं उतरेंगी? तुमने मुझे बुलाया है और मैं नहीं आऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल उतरूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। योगेश ने मुड़कर कहा, अरे श्वेता, किससे बात कर रही हो? अरे मैं इनसे बात कर रही हूँ, ये भी मुंबई में रहती हैं, श्वेता बोली और पीछे पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। श्वेता सिहर सी गई और अचानक ही पसीने से नहा गई। उसने देखा वो वहीं सीट पर बैठी है और वो औरत योगेश के पीछे
खुशी को गोद में लिए हुए मुस्कुराती हुई जा रही थी। उसने पलटकर श्वेता को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल श्वेता की तरह लग रहा था और देखते ही देखते वो उसके पति के साथ ट्रेन से उतर गई। श्वेता ने सीट से उठना चाहा, पर वो जैसे चिपक गई थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई और ट्रेन चल पड़ी। लवी नई नई इस घर में शिफ्ट हुई थी। ये घर शहर से थोड़ा दूर और भीड़ भाड़ से अलग था, पर लवी को ऐसा ही घर चाहिए था ताकि हिमांशु के ऑफिस जाने के बाद वह आराम से अपनी पेंटिंग कर सके। लवी चित्रकारिता करती थी और उसकी एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम माया था। ये घर थोड़ा पुराना ज़रूर था, पर सारी सुविधाओं से लैस था। पूरी तरह से वेल फर्निश्ड घर। नीचे घर के मकान मालिक रहते थे जो कि अकेले थे और ज़्यादातर समय शहर के बाहर ही रहते थे। ऊपर का फ्लैट उन्होंने लवी को दे दिया था। लवी को अपनी बेटी माया को स्कूल में डालना था और उसने सोचा था कि माया जब स्कूल जाने लगेगी तो दिन में आराम से अपना सारा समय अपनी पेंटिंग को दे पाऊंगी। पर घर में शिफ्ट होने के बाद से ही उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। कई बार तो उसे खुद का रखा हुआ सामान ढूंढने से भी नहीं मिलता था। कभी उसे बच्चे की हंसने की आवाज़ आती, कई बार आवाज़ देने पर भी माया यानी उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। फिर काफ़ी देर बाद माया मिलती और हंसते हुए कहती, मैंने आपको डरा दिया ना मम्मा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही वह इस घर में शिफ्ट हुई बिजली के सामान खराब होने शुरू हो गए। वो बेचारी एक बनवाती तो दूसरा खराब हो जाता, दूसरा बनवाती तो तीसरा खराब हो जाता। जब वह पूजा करती तो पूजा के वक्त पूजा का दिया या तो बुझ जाता या 2-3 बार जलाने के बाद भी नहीं जलता। लवी समझ रही थी कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। उसने पढ़ा था कि अक्सर घर में जब नेगेटिव एनर्जी होती है या किसी आत्मा का साया होता है तो सबसे पहले प्रभाव बिजली के सामानों पर पड़ता है। एक तरह से ये संकेत होते हैं। लवी इसके बारे में कुछ करने के लिए सोच ही रही थी कि एक दिन उसकी बेटी माया ने उससे कहा, मम्मा आप पूजा मत किया करो, मेरे फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। कौन से फ्रेंड? लवी ने डर और आश्चर्य से पूछा। वही जो मेरे साथ खेलता है, वह मेरे नीचे रहता है अपनी मम्मी के साथ। माया खुश होकर बोली, पर यहां तो कोई भी नहीं रहता बेटा। लवी ने कहा, नहीं मम्मा वो नीचे रहता है, माया दोबारा बोली। माया की बातें सुनकर लवी का सर घूम गया। क्या वाकई में नीचे भी कोई रहता है? उसने और हिमांशु ने तो बहुत अच्छे से पता किया था इस घर में केवल इस घर के मालिक यानी मकान मालिक रहते हैं। वो भी ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। हफ्ते में एक आध बार वो घर पे रुकते थे। तो माया किसकी बात कर रही है? उस वक्त लवी ने माया को चुप करा दिया, पर फिर से जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी तो उसने हिमांशु को सब कुछ बता दिया। हिमांशु लवी की बात सुन के हंसने लगा और बोला, तुम ये हॉरर सीरियल देखना कम करो यार। जानती हो हॉरर देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। या तो तुम हॉरर मूवी देखना कम करो या थोड़ा मोहल्ले वालों से जान पहचान बढ़ाओ। मैं कभी नहीं चाहता था इस घर में आना, पर तुम्हें ही अकेले रहना पसंद है और तुम ही कहती थी कि तुम्हें एकांत में घर चाहिए। और अब इतना अच्छा घर मिल गया है, वो भी इतने कम किराए पर, तो तुम अब ये कहानियां बना रही हो। अरे यार बच्ची है वो, इस उम्र में कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है। लवी हिमांशु को कैसे समझाती? उसने खुद भी महसूस किया था इस घर में कुछ तो था जो उसे खटकता रहता था। लवी को अपनी नहीं बस अपनी बेटी की फिक्र थी, जो हर बार अपने किसी नए दोस्त के बारे में बताती थी। एक दिन माया ने कहा, मम्मी आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और हम शाम को उसके घर चलेंगे, तुम उसके लिए गिफ्ट ले आना। माया की बात सुनकर लवी गुस्से में फट पड़ी। किसी को भी कहीं नहीं जाना, ठीक है?
और कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारा। हम कल ही नानी के घर जा रहे हैं, समझ गई तुम? लवी ने काफी ज्यादा गुस्से में बोला, पर खुद को किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। उसने सोचा, आज ही मैं नीचे जाकर देखती हूँ। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के नीचे वाले हिस्से में गई। घर अंदर से बंद था। उसने खिड़की से देखने की कोशिश करी, पर उसे कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे ये लगे कि नीचे कोई रहता। पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। लवी माया की बातों को बच्चों की कहानियां समझते हुए ऊपर आ गई और हिमांशु को कॉल किया। हिमांशु, हम कल इस घर को खाली कर रहे हैं। हिमांशु ने कहा, अरे बाबा, मैं तुमसे कहा था ना, मुझे 2-4 दिनों का समय दे दो, एटलीस्ट नया घर तो देखने दो। और वैसे भी अभी इतनी जल्दी नया घर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तब तक के लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको तुम्हारी मम्मी के घर पर छोड़ सकता हूँ, पर वह भी कल, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से आने में लेट होगी। कुछ ज़रूरी क्लाइंट्स आ रहे हैं। और वैसे भी स्वीट हार्ट, एक दिन तो मैनेज कर सकती हो ना, हिमांशु ने कहा। पर ना जाने क्यों लवी के अंदर का डर बढ़ते ही जा रहा था। वह दिन भर साए की तरह माया के पीछे लगी रही। 1 मिनट के लिए भी उसने माया को अकेले नहीं छोड़ा। दोपहर को माया को खाना खिलाने के बाद वह उसे लेकर बेड पे आ गई और थपकियां देकर उसे कहानी सुनाने लगी। माया ने फिर डरते डरते कहा, हम शाम को बर्थडे में चलेंगे ना अम्मा? लवी ने आज माया को डांटा था तो उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने माया को शांत करने के लिए कहा, हाँ मेरी बच्ची, चलेंगे, पर अभी सो जाओ ना। और थोड़ी देर में माया प्यारी और मीठी नींद में सो गई। थोड़ी देर में लवी की भी आंख लग गई और वो भी सो गई। वैसे भी जब से इस घर में आई थी, लवी ठीक से सो भी नहीं पाई थी। बहुत देर बाद जब लवी की आंखें खुली तो अंधेरा हो चुका था। उसने चारों तरफ देखा और वह सन्न रह गई। बेड पर माया नहीं थी। लवी हर जगह माया को आवाज दे रही थी और ढूंढ रही थी। अब लवी पागलों की तरह रोने लगी। पूरे घर में माया कहीं नहीं थी। अचानक लवी को माया की बात याद आई, बर्थडे पार्टी की बात। वह दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गई। नीचे मकान मालिक का दरवाजा खुला बंद था। लवी ने एक हल्की सी दस्तक दरवाजे पर दी। दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देखकर लवी हैरान रह गई। पूरा हॉल बहुत ही अच्छी तरह सजा हुआ था, बैलून और रंग बिरंगे रिबन से। हॉल के बीचों बीच एक टेबल रखा हुआ था जिस पर केक रखा हुआ था और माया वही अपने हम उम्र एक बच्चे के साथ खड़ी थी। अरे मम्मी, आप आ गई? देखो ये मेरा फ्रेंड। मैंने बताया था ना, आप मुझे डांटते ना, इसलिए जब आप सोए थे तो मैं उठकर आ गई, माया ने प्यार से लवी की तरफ देखते हुए कहा। लवी का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जाने क्यों उसे यह सब डरावना लग रहा था। उसने दरवाजे पर खड़े ही कहा, माया चलो यहां से। नहीं मम्मी, अभी थोड़ी देर और, अभी तो केक भी नहीं कटा है। माया, मैंने कहा ना चलो यहां से। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, आपको भी नहीं जाना, अब हम सब यहीं रहेंगे ना, देखो मेरा फ्रेंड है ये कहकर उसने अपने साथ खड़े बच्चे की तरफ देखा और उस बच्चे ने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर लवी की ओर देखा और एक जोर का धक्का अचानक से लवी को लगा और वह हॉल के अंदर आ गिरी और हॉल का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पता नहीं लवी वहां पर कब तक पड़ी रही। जब उसकी आंखें खोली तो हिमांशु बहुत सारे लोगों के साथ उसके पास खड़ा था। आंखें खोलते ही लवी चिल्लाई, माया कहाँ है? हिमांशु ने कहा, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि माया कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लवी को काटो तो खून नहीं। जैसी लवी ने अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाकर देखा, वह उस सुनसान से बड़े हॉल के बीचों बीच पड़ी थी। वही हॉल जहाँ भी थोड़ी देर पहले बर्थडे पार्टी चल रही थी और माया उस बच्चे के साथ खड़ी थी।
अचानक लवी को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा जब उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर पर गुलाब के फूलों का हार टंगा हुआ था। यह उसी बच्चे की तस्वीर थी जो अभी थोड़ी देर पहले माया के साथ केक काट रहा था। बात सन 1985 की है। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था सिहौरगढ़। जब पूरे देश में अकाल फैला हुआ था तो सिहौरगढ़ भला इसकी चपेट में कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल सिहौरगढ़ के लोग अकाल के समय दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो ऐसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा था, पर क्योंकि 1955 और 1967 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुछ अनाज था लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वह समय ऐसा समय था जब ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में भी महीनों का समय लग जाता था। सिहौरगढ़ गांव के मुखिया के यहाँ मणिपुर गांव के रहने वाले राजीव ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वह तो गनीमत थी कि राजीव के गांव अभी तक अनाज भरा हुआ था, इसलिए राजीव और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का उसे जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन राजीव ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से उसके घर तक मिलने जाऊं, और यही निश्चय करके वो अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब राजीव ट्रेन से सियोरगढ़ स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही राजीव के शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी शमशान पर उतर गया हो। कहीं भी एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। राजीव का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव सियोरगढ़ भी तो आ नहीं गया। फिर भी हिम्मत करके वह स्टेशन के बाहर निकला। बाहर भी एकदम घुप अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं भी रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ राजीव सियोरगढ़ की ओर बढ़ चला। रास्ते में ऐसे लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उसे सियोरगढ़ के घर दिखाई देने लगे। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं गांव का हर घर रोशन था। इसका मतलब यह था कि गांव में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए राजीव अपनी बहन के घर के रास्ते पर आगे बढ़ा और चलता हुआ अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया, सब खत्म हो गया। पर राजीव इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बिठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थी। वह बातें कर रहे थे, पर राजीव के साथ होकर भी वह उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा,
तुम इतनी रात हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। और उसके लिए वह खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का पेड़ था। राजीव बरामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों, पर सबके सब उसे घूर रहे थे और घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। राजीव की बहन ने उसके सामने थाली रखी, सिर्फ रोटी और नमक। अकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफी थी, पर राजीव ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूंगा। जैसे ही राजीव ने नींबू तोड़ने की बात करी, उसकी बहन ने बरामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बरामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। राजीव को तो मानो काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसका शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने राजीव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, भैया। और उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी राजीव की ओर लपके। राजीव ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। राजीव उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो राजीव ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर सवाल था। राजीव ने सोचा कि वह एक बार फिर जाकर देखेगा कि जो रात हुआ उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या उसका वहम। वह फिर अपनी बहन के रास्ते की ओर निकल गया और रास्ते में उसने जो भी देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसे लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। सियोरगढ़ के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सरान से भरा हुआ था। सरान मीन्स महक। अपनी नाक बंद किए हुए राजीव बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहरा रहा था वह सूखा पड़ा था, पर बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी। उसने देखा वह थाली कंकड़ों से भरी पड़ी थी। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मृत शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी, क्या बच्चे और क्या बूढ़े। सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब राजीव को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ आ गया था। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी।
जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी।